हालांकि मैंने इस टॉपिक को प्रकाश वाले थ्योरी क्लासेस में पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहा कि सर प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, सर मृगमर्चिका बताइए। चूंकि यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगा कि बच्चों का कंफ्यूजन इस टॉपिक से संबंधित रह गया है, जिसके लिए मैं आज के इस सेशन में एकदम सहज सरल और आसान भाषा में इस वीडियो सेशन के अंदर हम लोग दो चीजों का अध्ययन करेंगे। एक तो प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत और दूसरा प्रकाश का जो मृगमर्चिका की घटना होती है प्रकाश की, उसको हम आज के इस वीडियो में एकदम लॉजिक के साथ सीखने वाले हैं। सबसे पहले आइए ले चलते हैं हम प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को। तो इसको उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को समझने से पहले थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा प्रकाश के अपवर्तन की घटना को। तो देखिए हमने यहां पर एक यह सतह है, यह क्या है, एक पृष्ठ है। यह कैसा क्या है, एक पृथककारी क्या है, पृष्ठ है। इस पृथककारी पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आएगी। अब इस पृथककारी पृष्ठ क्या होता है, जैसे पृथककारी पृष्ठ ऊपर इसका अलग माध्यम है। जैसे मान लेते हैं कि ऊपर में आपका क्या है, वायु है, और ये जो नीचे है यह आपका क्या है, इसको मान लेते हैं कि यह आपका कांच है। तो ऊपर आपका अलग माध्यम है, नीचे आपका अलग माध्यम है, और इन दोनों माध्यमों को अलग करने वाला जो पृष्ठ होता है उसे हम कहते हैं पृथककारी पृष्ठ। तो ऊपर में आपकी वायु है यानी कि अलग माध्यम है, नीचे में आपका कांच है यानी कि अलग माध्यम है। अगर हम वायु और कांच की तुलना करें तो वायु कांच की अपेक्षाकृत क्या होता है, विरल होता है। तो यह माध्यम आपका कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। और कांच क्या होता है, वायु की अपेक्षा उसके अणु पास पास होते हैं, इसलिए यह कैसा माध्यम होता है, डेंसर माध्यम होता है। यह आपका सघन माध्यम होता है। कौन सा माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है। तो वायु विरल माध्यम, कांच आपका सघन माध्यम। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब के कहां झुकती है, अभिलंब के ओर झुकती है। ठीक वही घटना यहां भी होती है कि प्रकाश की किरण कोई आ रही है और हम जानते हैं कि आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। तो यह किरण आ रही है, तो ये आपका जो ए और इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं ओ। तो जो AO किरण है वह कौन सी किरण है, आपतित किरण है। और जो आपका यह M है और यह क्या है, N है। तो जो आपका MN है वह क्या है, जिस बिंदु पर, यह एक बिंदु है जिस बिंदु पर आपतित किरण पृथककारी पृष्ठ पर क्या कर रही है, आकर के टकरा रही है। तो जिस बिंदु पर जो आपतित किरण होती है, जिस पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर के टकराती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। और उस आपतन बिंदु से अगर हम एक खड़ी खड़ी लाइन बना दें तो यह कहलाता है अभिलंब। तो यह हो गया आपका अभिलंब, MN आपका अभिलंब हो गया, AO आपकी हो गई आपतित किरण। और आप सब एक चीज और जानते हैं कि जो आपतन किरण, आपतित किरण और जो अभिलंब के मध्य जो यहां पे कोण बनता है इसको हम कहते हैं आपतन कोण यानी कोण I कहते हैं। आपतन कोण यानी कि कोण I कहते हैं। अब देखिए इसके साथ होगा क्या, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी कि जब उसका किया जाता है माध्यम परिवर्तन, तो उसके माध्यम को परिवर्तन करने के वजह से वह क्या करती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। जो इस किरण को ऐसे सीधा सीधा निकलना था, इस किरण को ऐसे सीधा सीधा निकलना था, लेकिन यह सीधा सीधा न निकल करके अपने पथ से हो गई विचलित, और जब विरल से सघन में आई तो झुक गई अभिलंब की ओर। जाना तो था इसको ऐसे और झुक गई कहां, अभिलंब की ओर। तो यह पूरी घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन की घटना का ही एक एग्जाम्पल है प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है तो उसका एक गुण होता है। वह गुण क्या है, जैसे अगर हम यहाँ पे लाइटर मार रहे हैं, लाइटर जला रहे हैं, लाइटर आपने देखा होगा जो रात में लाल कलर का एक पतली सी रे जाती है, किरण टाइप की जाती है, वही आपका लाइटर। अगर यहाँ पे आपने लाइटर जलाया तो सबसे पहले लाइटर द्वारा आने वाली जो प्रकाश की किरण थी वह कहाँ टकराई, इसके आपतन बिंदु से। और आपतन बिंदु के
से टकराने के पश्चात जैसे ही आगे बढ़ी तो उसका माध्यम हो गया परिवर्तित, और जब माध्यम परिवर्तित हो गया तो वह अपने पथ से हो गई विचलित और कहां से कहां चल गई, अभिलंब की ओर झुक गई। इसको जाना था सीधे, अभिलंब के कहां झुक गई, और झुक गई, और यह रास्ता कहां से आ गई, रास्ता OQ का अनुसरण करके अभिलंब से कहां झुक गई, दूर झुक गई। अब समझिएगा प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को, बस छोटा सा लॉजिक है, बस इस लॉजिक को अगर आप समझ गए तो अगर यह आपतन अपवर्तन के हिसाब से देखा जाए तो यह कोण I है और यह कोण अपवर्तन कोण क्या है, R है। अब देखिए उत्क्रमणी की घटना में क्या होती है, हमने लाइटर यहां पे जलाया, तो जब लाइटर यहां पे जलाया प्रकाश की किरण आई और अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक गई। अब लाइटर को यहां से उठा करके अगर हम यहां पे जलाएं, लाइटर को यहां से उठा करके अगर यहां पे जलाएं तो एक मस्त सी बात आएगी कि यहां पे भी जब हम जलाएंगे तो प्रकाश की किरण इसी रास्ते का अनुसरण करते हुए इधर लौट जाएगी। क्यों? देखिए यहां पे आपका है सघन माध्यम, तो यहां पे जब हम लाइटर को जलाएंगे तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चल करके आ रही है और विरल माध्यम में क्या हो रही है, जा रही है। और जब किरण सघन से विरल में जाती है, जब किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से कहां झुकती है, दूर झुकती है। एक बात याद रखिएगा कि महाभारत में एक थे विदुर, जिनका नाम क्या था, विदुर। तो जब विरल में जाती है, वी फॉर विदुर, वी फॉर क्या याद करेंगे, वी फॉर विदुर, तो वी ये वाला और दूर ये वाला, यानी कि विदुर, महाभारत के जो विदुर थे, ट्रिक थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि विदुर यानी कि जब वी फॉर विरल, विरल से जब विरल में जब जाएगी तो कहां जाएगी, दूर जाएगी, विदुर विरल में दूर जाएगी। तो यहां से सघन से कहां जा रही है, विरल में जा रही है, और जब विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो यहां से देखिए सघन से कहां जा रही है, विरल में, तो यह अभिलंब है। इसको ऐसे जाना था, ऐसे न जाकर के यह अभिलंब से थोड़ा सा क्या हो गई, दूर हो गई और इस रास्ते को फॉलो करते हुए चली गई। यहां से देखिए क्या सीखने को मिला आपको। प्रकाश की किरण पहले क्या की, पहले यहां से विरल से सघन में चल करके आई, और अगर हम इस बिंदु पर, बिंदु Q पर अगर उसकी दिशा को उलट दें, उत्क्रमणीयता का मतलब उसको परिवर्तित कर दें, उलट दें, तो इसकी दिशा को जो इधर की दिशा थी इसको जस्ट उलट करके अपोजिट कर दिया जाए तो प्रकाश की किरण का वही मार्ग हमें प्राप्त होता है, और वही घटना प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाती है। इस सिद्धांत को, किस सिद्धांत को, कि जब प्रकाश की किरण जब विभिन्न माध्यमों से चल करके आ रही होती है और किसी भी बिंदु पर उसके अगर दिशा को उलट दिया जाए, उसके दिशा को उलट दिया जाए तो पुनः से उसी रास्ते को फॉलो करते हुए वह कहां चली जाती है, वापस चली जाती है। तो प्रकाश के किरण का यह सिद्धांत क्या कहलाता है, आपका उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है, या प्रकाश का यह सिद्धांत प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, बस आपको लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। मान लेते हैं कि किसी भी वस्तु से होकर के प्रकाश की किरण यहां से आ रही थी, प्रकाश की किरण आ रही थी, और जैसे ही माध्यम को परिवर्तित किया गया वह अपने रास्ते को बदल करके अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। और जब अभिलंब की ओर झुक जाती है, अगर यहाँ पे एक 90 डिग्री पर हम क्या रख दें, एक 90 डिग्री बनाते हुए एक रख दें दर्पण, तो चूंकि दर्पण प्रकाश की किरणों को अपनी से बाहर जाने नहीं देगा, वह उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। इसमें भाई दर्पण अगर रख दिया जाए तो जो प्रकाश की किरण यहां से आएगी और इस दर्पण पर अगर पड़ेगी तो दर्पण पुनः से उसको क्या कर देगा, उसी माध्यम में भेज देगा। प्रकाश के परावर्तन की घटना पढ़े है ना, दर्पण आपने पढ़ा है ना, दर्पण क्या करता है, जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो शीशा क्या करता है, आपका प्रतिबिंब आपसे जाने वाली प्रकाश की किरणों को पुनः आपकी तरफ क्या कर देता है, वापस भेज देता है, जिससे हमारी आंखों में वे किरणें जाती हैं और हमारी जो दृक तंत्रिकाएं हैं वह सूचना पहुंचाती है मस्तिष्क को, और मस्तिष्क को पता है ना कि हम हैं, यह चित्र हमारा है। रोज शीशे में देख रहे हैं तो मस्तिष्क को देखते देखते अभ्यास हो गया है कि अगर ऐसा चित्र दिखेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये मैं हूं। तो जब दृक तंत्रिकाएं
जब दृक् तंत्रिकाओं को वे प्रकाश की किरणें सूचनाएं पहुंचाती हैं तो दृक् तंत्रिकाएं उसे मस्तिष्क तक सूचित करती हैं और हमें यह पता चलता है कि उस आईने में, उस दर्पण में जो इमेज बन रहा है वह मैं हूं, या इस चाक का जो इमेज बन रहा है यह चाक है। तो हमें मस्तिष्क को हमारे पहले से ही पता है कि अगर सफेद कलर का इस प्रकार से कोई आकृति होगी, कोई वस्तु होगी तो यह चाक है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है। ठीक उसी प्रकार से प्रकाश की किरण जब यहां आ रही है और यहां पे हम रख देते हैं दर्पण, तो दर्पण उसको क्या करता है, उसी माध्यम में वापस भेज देता है। तो चूंकि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आई तो अभिलंब की ओर झुकी, और जब यह दिशा को पलट दिया गया, इस बिंदु पर इसकी दिशा को उलट दिया गया, दिशा को पलट दिया गया, तो यह पुनः से क्या करती है, सघन से विरल में जब जाएगी तो सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब से थोड़ी दूरी से हट करके फिर से उसी जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस चली जाती है। यही कहलाता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अब आइए परिभाषा को पढ़िएगा, सब कुछ एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल आपका मक्खन हो जाएगा। देखिए, कोई प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों से चल करके, विरल से सघन, सघन से विरल, विरल से सघन, सघन से विरल, मतलब कैसे भी चल करके कई माध्यमों से होकर के जब आती है, चलकर जिस मार्ग पर आती है, जिस मार्ग से होती हुई आती है, किसी बिंदु पर, अगर किसी बिंदु पर उसकी दिशा को विपरीत होने के बाद या दिशा को उलट देने के बाद यदि उसी रास्ते का अनुसरण करते हुए वापस चली जाती है तो इसे हम कहते हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। जब आप कक्षा 12वीं में जाएंगे तब फिर से आपको ये पढ़ना पड़ेगा और वहाँ पे आपको कुछ प्यारे प्यारे सूत्र भी यहाँ से निगमन करके बताए जाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आप इतनी बातें याद रखेंगे जो कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। तो एक बार मेरे साथ साथ आप लोग बोलिएगा, मन में ही बोलिएगा, लेकिन बोलिएगा जरूर, चुप मत रहिएगा, क्योंकि खुद के साथ बेईमानी नहीं। आप बोलिएगा मेरे साथ साथ कि जब कोई प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों से चलकर आती है, विभिन्न माध्यमों से चलकर के आती है, और यदि किसी बिंदु पर उस किरण की दिशा को उलट दिया जाए या उस किरण की दिशा को विपरीत कर दिया जाए तो पुनः वह किरण उसी मार्ग को फॉलो करते हुए वापस चली जाती है, वापस उसी मार्ग में चली जाती है। तो यह घटना प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। अब आइए हम समझते हैं मरीचिका को, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मिराज। आइए मिराज को समझते हैं, जिसके लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पे काम में लिया है। सबसे पहले आप ये समझिए कि मिराज होता क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो देखिए, हमने इसके लिए एक काम में लिया है किसको, कलुआ को। कलुआ क्या कर रहा है, कलुआ एक समतल पर खड़ा है, गर्मी की कड़ाके की धूप पड़ रही है। अब कलुआ इस धूप में खड़ा होकर के, एक पेड़ है रोड के किनारे या रोड पे एक आप आगे चल कर के पेड़ है, अगर कलुआ यहाँ से इसको समतल से खड़ा होकर के देखता है तो उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कहीं उसके पानी इकट्ठा है और इस पानी में इस पेड़ का जो है इमेज इस प्रकार से बन रहा है। फिर से एक बार समझिए कि कड़ाके की धूप पड़ रही है, गर्मी का दिन है और कलुआ आपके समतल पे खड़ा है, रोड पर खड़ा है। रोड के आगे, मतलब इसके आगे कहीं दूर स्थित एक पेड़ है जिससे इसको ये लग रहा है कि यहाँ पर पानी है और इस पानी में इस पेड़ का चित्र दिखाई दे रहा है। यह इसको क्या होता है, ऐसा लग रहा है। जैसे देखिए, जब आप कहीं एक जगह खड़े होकर के आप कुछ दूर अपनी दृष्टि को जब फैलाएंगे, दृष्टि को जब देखेंगे आगे दूर कहीं जा करके, तो आपको ऐसा लगता है कि पृथ्वी और आकाश एक दूसरे से मिले हुए हैं। लेकिन जैसे 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 आप आगे चलते जाते हैं, वह उसकी दूरी आगे जाकर के क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है और अंततः आप कितना भी दूर चलते जाएं, आपको कहीं भी पृथ्वी और आकाश एक दूसरे से मिले हुए दिखाई नहीं देते हैं। कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कमेंट कि जो आकाश और पृथ्वी एक जगह पर मिले हुए दिखाई देते हैं उसको हम क्या कहते हैं। जहां पर पृथ्वी और आकाश हमें एक जगह मिले हुए प्रतीत होते हैं या एक जगह मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस स्थान को या उसे हम क्या कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक वही
क्रियाक्रम यहां भी होता है। किसके साथ? आपके कलुआ के साथ। कलुआ जब यहां पे खड़ा होकर के देखता है तो उसको लगता है कि रोड पे आपका पानी इकट्ठा है और उस पानी में इस पेड़ के इमेज को वह देख रहा है। लेकिन जैसे जैसे कलुआ आगे बढ़ता जाता है इसकी भी दूरी बढ़ती जाती है और यह कहीं भी उसको प्रतीत नहीं होता। जितना ही आगे चलता जाता है इसकी दूरी उतना ही बढ़ती जाती है। तो कलुआ को क्या हुआ? कलुआ को हुआ क्या? कलुआ को हुआ भ्रम। कलुआ को क्या हुआ? भ्रम। और कलुआ को यह होने वाला भ्रम क्या कहलाता है? मरीचिका कहलाता है। कलुआ को यह पानी वाला होने वाला भ्रम, कलुआ को यह पानी वाला होने वाला भ्रम क्या कहलाता है? मरीचिका कहलाता है। तो मरीचिका एक प्रकार का क्या है? भ्रम है। मरीचिका क्या है? एक प्रकार का भ्रम है। इसके आगे अगर हम मृग मरीचिका जोड़ दें तो मृग का मतलब होता है हिरन। जब रेगिस्तान यानी कि जैसे जो बालू का मैदान है उस बालू के मैदान पर अगर कड़ाके की धूप पड़ रही है, बहुत तेजी से धूप है, वहां पे अगर हिरन जाता है तो उसको लगता है कि 1-8 किलोमीटर जाने के बाद पानी ही पानी है, अथाह समुद्र है, तो वहां जाएं तो उसकी प्यास क्या हो जाती है? बुझ जाती है। वह सोचता है ऐसा कि वहां जाएं तो हमारी प्यास बुझ जाएगी क्योंकि कड़ाके की धूप है और वह प्यासा हुआ है। और जैसे वह 1 किलोमीटर जाता है उसको ऐसा प्रतीत होता है कि अभी 1 किलोमीटर और है, तो वह ऐसे ही चलता जाता है, दौड़ता रहता है और अंततः चलते चलते थक जाता है और उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता। तो मृग का यह भ्रम मृग मरीचिका कहलाता है। मृग का यह भ्रम क्या कहलाता है? मृग मरीचिका कहलाता है। और अगर मरीचिका का हम मतलब समझे तो मरीचिका का मतलब होता है भ्रम। मरीचिका का मतलब क्या होता है? भ्रम। तो जो हमें इस प्रकार से दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि आगे चल कर के क्या है? पानी है। आगे चल कर के क्या है? पानी है। और जैसे जैसे हम चलते जाते हैं हमें कहीं पे कोई पानी नहीं मिलता, तो हमारे द्वारा होने वाला यह भ्रम क्या कहलाता है? मरीचिका कहलाता है। अब आइए हम ये समझते हैं कि आखिर इस कलुआ को ये जो भ्रम हो रहा है, इस भ्रम का आखिर रियल में कारण क्या है? आइए इसके कारण को हम पता लगाते हैं। समय के बचत के लिए हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। आइए इस डायग्राम को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। यह देखिए आपका क्या है? यह आपका है रेगिस्तान। रेगिस्तान कहने का मतलब यहां पे आपका क्या है? यहां पे बालू ही बालू है। यहां पे क्या है? बालू ही बालू है। और ये जो किनारे कोने में दिख रहे हैं यह हमारे कौन है? यह हमारे हैं सूर्य देवता। यह कौन है? सूर्य देवता, जो एकदम गुस्से से लाल बबूला हो चुके हैं, आंखें एकदम लाल लाल कर लिए हैं, यानी कड़ाके की एकदम पड़ रही है क्या? धूप पड़ रही है, कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। अब होगा क्या? एक चीज आप बताइएगा कि अगर जैसे यह आपका रेगिस्तान है यानी कि धरातल है, पृथ्वी है, अब इसके पृथ्वी के ऊपर की जो ये सतह होगी, यह सतह ज्यादा गर्म होगी या इसके ऊपर वाली सतह ज्यादा गर्म होगी, या इसके ऊपर वाली सतह ज्यादा गर्म होगी, या इसके ऊपर वाली सतह ज्यादा गर्म होगी? सूर्य और ऊपर है, ऐसा नहीं है कि एकदम इसी में सटा हुआ है। तो देखिए सूर्य देव हमारे ऊपर है। अब यहाँ जो यह पृथ्वी है इस पर यहाँ पे बालू ही बालू है। अब हुआ क्या कि जैसे बालू के ऊपर अगर हम इस परत को देखें तो यह परत ज्यादा गर्म होगी कि यह होगी कि यह होगी कि यह होगी, यानी परत नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 में से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा गर्म कौन परत होगी। तो मैं आपको बता दूं कि यह आपका क्या है? रेगिस्तान। जब तेजी से एकदम बहुत तेज धूप पड़ती है, कड़ाके की गर्मी पड़ती है, तो जो यहाँ पे इसके सतह का जो बालू है ना, अत्यंत बालू का ऊपरी सतह क्या हो जाता है? अत्यंत हीट हो जाता है, अत्यंत गर्म हो जाता है, जिससे यह परत क्या हो जाती है? अत्यधिक गर्म हो जाती है, जिससे आपकी परत नंबर 5 क्या हो जाएगी? अत्यधिक बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। लेकिन जैसे आप परत नंबर 4 में जाएंगे इसकी गर्माहट धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसका तापमान जैसे जैसे आप 5, 4, 3, 2, 1 ऊपर की तरफ आप चलते जाएंगे, परत क्या होती जाएगी? ठंडी होती चली जाएगी। और ऊपर में यहाँ पे क्या है? आपका वायु है। यहाँ पे क्या है? आपका वायु है। एक चीज और ध्यान दीजिए कि जहां पर वायु गर्म होती है, जहां पे वायु गर्म होती है उसका अपवर्तनांक कम हो जाता है, उसकी सघनता कम हो जाती है, उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या कम हो जाती है। यानी कि अगर वायु गर्म है और एक जगह वायु ठंडी है तो ठंडी वायु सघन माध्यम होगी और गर्म वायु विरल माध्यम होगी, क्योंकि गर्म वायु के जो अणु हैं वह
ठंडी वायु की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, इसलिए जो आपकी ठंडी वायु है वह आपका क्या है, सघन माध्यम है, जो आपकी गर्म वायु है वह क्या है, विरल माध्यम है। तो अगर यहां से हम देखें तो यहां से देखने पे हमें यह लगा कि देखिए यह आपकी इससे ये जो परत है इससे क्या है, ज्यादा गर्म है, तो यह आपका सघन माध्यम और यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा विरल माध्यम। फिर से जब इससे इसमें जाएंगे तो इसकी अपेक्षा यह क्या है, ज्यादा गर्म है, तो यह इसका सघन माध्यम और यह इसका विरल माध्यम। फिर जब इसमें चले जाएंगे तो यह परत जो है इससे ज्यादा गर्म है, तो यह विरल होगी, जो जितना गर्म होगा वह विरल होगा, जो जितना ही ज्यादा ठंडा होगा वह उतना ही ज्यादा सघन होगा। तो यह परत अत्यधिक गर्म है, यानी सबसे ज्यादा विरल कौन सी परत है, परत नंबर 5 है। अब सूर्य देवता की गर्मी कड़ाके की है, यह बालू आपका एकदम तेजी से गर्म है, यानी यह परत आपका बहुत हीट है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं इसका टेम्परेचर T जो है वह क्या होने लगता है, वह क्या होता जाता है, घटता जाता है। और जब टेम्परेचर घटता जाता है तो वायु की जो सघनता है वह क्या होती जाती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायु की सघनता बढ़ती जाती है, यानी ऊपर जैसे जैसे जाते हैं सघन माध्यम होता चला जाता है। अब देखिए प्रकाश की किरण यहां से चल करके यहां पर आई, प्रकाश की किरण यहां से चल करके यहां आई, तो इस परत पर अगर हम अभिलंब बना दें तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो यह प्रकाश की किरण ऐसे ना जाकर के ऐसे चली जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी। और जब इस परत पर पड़ेगी तो फिर से आपका एक अभिलंब होगा, और जब फिर से एक अभिलंब होगा तो अब यह परत इसके लिए तो यह विरल माध्यम थी, लेकिन अगर इससे इसका कंपेयर कराया जाए तो यह परत इसकी अपेक्षा में क्या है, ज्यादा ठंडी है। तो यह परत ज्यादा ठंडी है, तो ठंडा हमने बताया कि जहां पे ठंडा होगा वह ज्यादा सघन होगा, तो अब इसके लिए यह सघन माध्यम, यह विरल माध्यम। फिर से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो यह किरण ऐसे जाना था, ऐसे न जाकर के ऐसे चली आई, तो फिर से यहां पे एक अभिलंब बन गया। अब यह जो परत है यह इसके लिए क्या है, विरल माध्यम है, और यह परत सघन माध्यम है, यानी प्रकाश की किरण फिर से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो फिर से यह अभिलंब से क्या होगी, इस प्रकार से न जाकर के अभिलंब की ओर इस प्रकार से क्या होगी, झुक जाएगी, झुकती जाएगी, जैसे जैसे चलती जाएगी अभिलंब की ओर झुकती जाएगी। और हमने आपको बताया था हमने बताया था आपको एक क्रांतिक कोण बताया था। क्रांतिक कोण क्या होता है, जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो जब यह कंडीशन किस पे लागू होता है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही हो, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, यानी जब अभिलंब से दूर हटती है, तो यहां भी सघन से विरल, सघन से विरल, सघन से विरल, सघन से विरल, यानी सघन से विरल में जा रही है। और जब कभी भी प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही हो तो आपतन कोण का मान, आपतन कोण यानी इस कोण का मान भाई यह अभिलंब से दूर हटी तो इस कोण का मान बढ़ा, यहां पे इस कोण का मान और ज्यादा हो गया, यहां पे इस कोण का मान और ज्यादा हो गया, यानी आपतन कोण का मान बढ़ता जा रहा है। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि आपतन कोण का मान इतना हो जाए कि जो अपवर्तित किरण है यानी जो जाने वाली किरण है, मार्ग बदलने के पश्चात जो जाने वाली किरण है वह एकदम से 90 डिग्री पर चली जाए, तो क्या कहलाता है, उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है, क्रांतिक कोण के बाद आपका आता है एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो एक कंडीशन तब आता है जब हम इस आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दें कि अपवर्तित होकर जाने वाली किरण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो वह कहलाता है क्रांतिक कोण। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर इसको हम और भी ज्यादा बढ़ा दें, क्रांतिक कोण से भी ज्यादा बढ़ा दें, तो अगर आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से भी ज्यादा बढ़ा दें तो अब वह इस माध्यम में प्रवेश न करके अब वह उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो ठीक पृथ्वी की सतह पर कुछ घटना इसी प्रकार से होती है, कि जो आपतन कोण का मान है क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। सघन से विरल, सघन से विरल, सघन से विरल, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। और ऐसे ही
क्रम में अगर प्रकाश के अपवर्तन कोण का मान अगर बढ़ता जाए तो एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा, इतना ज्यादा अपवर्तन कोण परावर्तन कोण का मान हो जाएगा, परावर्तन कोण नहीं सॉरी, इतना आपके आपतन कोण का मान इतना ज्यादा आपके हो जाएगा, आपके आपतन कोण का मान इतना ज्यादा हो जाएगा कि वह किरण जिस माध्यम से आ रही है अब दूसरे माध्यम में प्रवेश न करके उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। जब यह वापस लौटेगी ना तो फिर से यह क्रम इसी प्रकार से दोहराया जाएगा। अब देखिए विरल से सघन में जा रही है, तो जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, तो यह इसका अभिलंब था, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यह इसका अभिलंब था, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इस प्रकार से झुकती है और एक हमें टेढ़ी रेखा, इस प्रकार से टेढ़ी रेखा प्राप्त होती है। हमने जो अभी टिंकू का चित्र बनाया था वह कुछ इस प्रकार से था, यहां बना रहा हूं मैं। तो देखिए यहां पर जो हमारा यह टिंकू है, तो देखिए ये जो हमारा टिंकू है, यह टिंकू क्या कर रहा है, इतनी धूप हो जा रही है, इतनी ज्यादा गर्म हो जा रही है नीचे की सतह कि नीचे की सतह को गर्म होने की वजह से प्रकाश हमेशा कहां चलता है, सीधी रेखा में। प्रकाश के गुण में आपने पढ़ा है कि प्रकाश हमेशा कहां चलता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है। और जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो ये जो आपका कल्लू यहां पे खड़ा है, तो इसको तो पता है कि प्रकाश कैसी जा रही है, सीधी रेखा में गमन कर रहा है, लेकिन वास्तव में गर्मी यानी कि नीचे की परत अत्यधिक गर्म होने के कारण यह प्रकाश की किरण का जो पथ है सीधा न जाकर के यह प्रकाश की किरण का पथ इस प्रकार से इसकी आंख में कैसा पड़ रहा है, इसकी आंख में टेढ़ा पड़ रहा है। और जब यह पथ टेढ़ा इसमें दिखाई देता है तो इसको तो पता है कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है, इसलिए इसको एक सीधा सीधा यहां जाकर के इसके आंखों द्वारा, दृक् तंत्रिका द्वारा इसको प्रतिबिंब सीधा सीधा यहां पे बनता दिखाई देता है। तो यह जो आपकी किरण है एकदम सीधी सीधी आते हुए दिखाई देती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जब यह कल्लू यहां से इस पेड़ को देख रहा है तो चूंकि नीचे की सतह इतनी गर्म है कि जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वह इस परत के कारण, परतों में अंतर के कारण, परतों के तापमान के अंतर के कारण वह प्रकाश की किरणें उसके आंखों पर सीधा न पड़ करके उसके आंखों पर कैसे पड़ रही हैं, टेढ़ा पड़ रही हैं, उसके आंखों पर कैसा पड़ रही हैं, टेढ़ा पड़ रही हैं। तो यह एक किरण इसके आंख से एकदम सीधी भी जाती है, जो कि इस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब क्या करती है, यहां पे बना देती है, जिससे इसको ये लगता है कि यहां पे क्या है, पानी है, और इस पेड़ का प्रतिबिंब यहां पे इसको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर इस बिंदु पर क्या हुई, इस बिंदु पर आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हुई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो गई, जिसके फलस्वरूप इस कलुआ को इस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहां पे क्या है, पानी उपस्थित है, जिस पानी में इस पेड़ का क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, जिस पानी में पेड़ का प्रतिबिंब बन रहा है। हमारा मुख्य टॉपिक जो था वह क्या था, मरीचिका था। मुख्य टॉपिक जो था हमारा क्या था, मरीचिका था। तो मरीचिका अगर आपसे कोई पूछे तो मरीचिका क्या है, मरीचिका एक प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। कोई आपसे ये पूछे कि मरीचिका की घटना किस प्रकार से होती है तो आप क्या बताएंगे? देखिए जो मरीचिका है ना, मरीचिका की घटना गर्मी के दिनों में आप बताएंगे कि गर्मी के दिनों में पृथ्वी की जो सतह है वह क्या होती है, अत्यधिक गर्म हो जाती है। इस कारण जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान क्या होने लगता है, घटता जाता है। तापमान, वायु का तापमान क्या होता है, घटता जाता है, और सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण उस तापमान में अंतर के कारण, उस वायु की परत की सघनता में अंतर के कारण सीधी न जाकर के एक वक्र के रूप में देखने को मिलती हैं, जिसके कारण हमें क्या होता है, हमें किसी भी वस्तु को देखने में एक भ्रम पैदा हो जाता है। देखिए किसी भी वस्तु की एग्जैक्ट स्थिति, किसी भी वस्तु की वास्तविक स्थिति तभी दिखाई देगी जब वह प्रकाश की किरणें कैसी आ रही हों, सीधी आ रही हों। लेकिन यहां तो प्रकाश की किरणें क्या चल रही हैं, वक्र के रूप में चल रही हैं, इसलिए हमें यह जो इस पेड़ का प्रतिबिंब है वह एक्चुअल, वास्तविक न होकर के क्या दिखाई देता है, आभासी रूप से
दिखाई देता है और हमारे आंखों के इस भ्रम को किसी भी वस्तु के जो वास्तविक प्रतिबिंब ना दिखा करके उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो दिखाया जाता है, हमारे आंखों के इस भ्रम को हम क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को और प्रकाश के मृग मरीचिका के सिद्धांत को समझ सकते हैं, जिसे मैंने एकदम आपको लॉजिकली समझाने का प्रयास किया है। और इस कलुआ को, इस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब क्यों दिखाई दे रहा है, ये दोनों बातें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।